राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 37 प्रश्नों का एक संकलन, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के प्रश्न सम्मिलित हैं। जी हाँ, ये प्रश्नोत्तरी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी, ट्रिपल एस, बी। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाली ये प्रश्नोत्तरी है। एकदम चुनिंदा प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलो देखते हैं पहला प्रश्न। स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का संकलन है। जैसे प्रश्न आते हैं वैसा ही संकलन किया गया है। बहुत अच्छा संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए भाई, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्या है। संधि से संबंधित पहला प्रश्न है, संधि पर आधारित पहला प्रश्न। असंगत है, असंगत पूछा जा रहा है। असंगत कौन सा है? तो असंगत कौन सा है? सदैव में वृद्धि संधि है, देवेश में गुण है, पृथ्वीश में दीर्घ है, नीरव में व्यंजन है। बताइए कौन सा असंगत है? तो सदैव में सदाधन एव, विच्छेद क्या होगा इसका? सदाधन एव। ठीक है, सदैव में वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है? अई की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, ये दो बड़ी मात्राएं होती हैं वृद्धि संधि की पहचान। देवधन ईश, देवेश, देवेश का विच्छेद क्या होगा? देवधन ईश। ठीक है, अ और ई मिलकर ए हो गया। यहाँ ए की मात्रा होगी और ओ की मात्रा होगी, और रे, र, ये मात्रा होगी, रेफर, तो होता है गुण संधि। ठीक है, पृथ्वीश, पृथ्वीश का विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी धन ईश। ठीक है, पृथ्वी का स्वामी। ठीक, अब यहाँ ई और ई मिलकर ई हो गया, ये हो गई दीर्घ संधि। इसकी पहचान क्या है? आ, ई और ऊ और रे की बड़ी मात्रा, ये पहचान होती है दीर्घ संधि की। तो ये तीनों संगत हैं, ये भी संगत है, ये भी संगत है, ये असंगत है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, नीरव, व्यंजन संधि नहीं है। निधन रव, निधन रव। ठीक है, ई की मात्रा हो जाएगी। कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो ये असंगत है, डी विकल्प, और बाकी तीन संगत हैं। पहला प्रश्न शानदार प्रश्न, संधियों पर आधारित। दूसरा प्रश्न, चलिए, बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कुमारी, विद्यालय, माधव, वागयुद्ध। बताइए कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? कुमारी, विद्यालय, माधव, वागयुद्ध। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का अविकल्प सही है, कुमारी। ठीक है, ये कर्मधारय का उदाहरण है, कर्मधारय। ठीक है, कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय, और ये तीनों तत्पुरुष समास हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या का आलय, अर्थात विद्या का घर। माधव, माँ का धव, माँ, ठीक है, का धव, जानते होंगे। माँ का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। माँ का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। और धव का अर्थ क्या होता है? पति। ठीक है, आप जानते होंगे, जैसे विधवा, विधवा। ठीक, वे माने रहित, धवा माने पति, जो पति रहित हो। सधवा, ठीक है, स माने सहित, सकार सहित, धकार धवाकार, पति, पति सहित। ऐसे ही ये धव होता है, माँ का धव। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, धव का अर्थ होता है पति, लक्ष्मी का पति। वाक युद्ध, वाक युद्ध, वाणी द्वारा युद्ध। ठीक है, वाक युद्ध, तो ये तीनों क्या है? वाणी से युद्ध, वाक से युद्ध, तो ये
तत्पुरुष समास के उदाहरण है, बाकी एक कर्मधारय के हैं। चलिए अगला है तीसरा, तुम पढ़ो। तुम पढ़ो, बहुत शानदार, ठीक है। तुम पढ़ो वाक्य है, तुम पढ़ो वाक्य है, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। बताइए कौन सा है? तीसरा प्रश्न, तुम पढ़ो। तुम पढ़ो, मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है या हम आपसे कह रहे हैं तुम पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको आज्ञा दे रहे हैं। तो कौन सा वाक्य हो गया इसमें से? आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य हो गया तुम पढ़ो। बहुत शानदार, सी, तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। चलिए चौथा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध पूछा गया है, 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। बताइए कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला है? निरोग बहुत पूछा जाता है, निधन रोग, विसर्ग संधि है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी है बिल्कुल। कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग है, शुद्ध है। पूजनीय, यही अशुद्ध है, सी विकल्प सही हो जाएगा इसमें, ये भी शुद्ध है। पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय शुद्ध में आएगा, या इसे हम पूज्य भी कह सकते हैं, ये भी शुद्ध में होगा, ये है अशुद्ध, ठीक। तो चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है, एकदम ऊपर लिखा हुआ है यूपीपी प्रैक्टिस पेपर, बिल्कुल आप प्रैक्टिस पेपर इसे मान सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है, किसी भी परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर हो सकता है एकदम। अगला, चंडू खाने की गप, मुहावरे का अर्थ क्या है? चंडू खाने की गप, मुहावरे का अर्थ क्या है? बेतुकी बातें करना, झूठी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, सत्य बातें करना। बताओ, 5वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चंडू खाने की गत, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चंडू खाने की गत, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए, एकदम शानदार प्रश्न है। चंडू खाने की गप, इसका अर्थ होता है बेतुकी बातें करना, बेतुकी बातें करना, इसके लिए आता है चंडू खाने की गप। अगला चलिए, 5वां हो गया। छठा, मूर्धन्य है। मूर्धन्य के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, याद होगा, रेटो रसाणाम मूर्धा, रेटो रसाणाम मूर्धा, ठीक है, ये सूत्र बताया था। तो रे टवर, तो रे, इसमें रे आ रहा है, ये है मूर्धा, ठीक है, बाकी मूर्धन्य नहीं है। अकंठ्य है, अ कैसा है? कंठ्य, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ऐसा नाम तालु, तालव्य है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, ये ओष्ठ्य है, ठीक है। चलिए ये तीनों ये हो गए और ये है सही डी विकल्प। चलो उच्चारण स्थान का प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। अगला है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए, टोपी, दही, लू, रोटी। बताओ, बहुत बढ़िया, कौन सा प्रश्न है? 7वां प्रश्न, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? बताइए, रोटी, टोपी, लू और दही। बहुत अच्छा। पुल्लिंग शब्द टोपी उतर गई, दही पुल्लिंग है, लू चल रही है, रोटी कच्ची है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग, ठीक, बी विकल्प सही है। छठा, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछा गया है, पत्थर, पंख, सैया, नीम। बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए कौन सा तत्सम है? बाकी 3 तद्भव होंगे। तत्सम बताइए, 8वां प्रश्न, कौन सा तत्सम है? तद्भव, ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये है तत्सम, ये भी तद्भव है, ठीक है। सैया, सैया तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? सेज, क्या होगा? सेज। और इनके यदि तत्सम आपको मालूम है तो आप इन दोनों के और इस एक तीनों के तद्भव बता दीजिए कमेंट में। चलो भैया, 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अलंकार है यमक, लाटानप्रास, श्लेष, विरोधाभास। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, एकदम शानदार प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, एकदम परीक्षा वाले प्रश्न हैं, छपने वाले। ठीक है, जब कोई शब्द दो बार आता है तो वहाँ यमक होता है और वहाँ लाटानुप्रास भी होता है, लेकिन यहाँ अब यमक और लाटानुप्रास में से कौन सा है, तो लाटानुप्रास है। यमक कहाँ होता है, जहाँ दो बार शब्द आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहाँ होता है, लेकिन यहाँ एक ही अर्थ होता है, अन्वय से अर्थ बदला जाता है, काहे में, लाटानुप्रास में। ठीक है, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलिए 10वां असंगत है, बताइए कौन सा असंगत है। छंद से संबंधित प्रश्न है, एकदम शानदार। चौपाई 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। चौपाई, ठीक है। रोला 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। हरिगीतिका 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में। बरवे 12 मात्राएं प्रत्येक चरण में। बताओ कौन सा प्रश्न सही है। 19। 10वां प्रश्न ABCD, बताइए भाई। तो इसमें चौपाई में 4, सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल संगत है। रोला में सभी चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, संगत है। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, ये भी संगत है। बरवे में प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं नहीं होती हैं, 12 7 इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो ये डी विकल्प गलत है। चलो भैया 11वां संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या 33 है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव। पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं ये, और तुरंत उठते हैं, तुरंत समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो 11वां प्रश्न हो गया। अब 12वां देख लो। सुमेलित नहीं है, जहां खाना मुफ्त मिलता है, सदाव्रत। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जो प्रमाण से सिद्ध न हो, प्रमेय। कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 दिए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बताइए। 4 दिए हैं, जहां खाना मुफ्त मिलता है, बिल्कुल सदाव्रत। कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसके शेखर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जो प्रमेय द्वारा प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो, उसे अप्रमेय कहते हैं, प्रमेय नहीं, अ और जुड़ेगा इसमें, अप्रमेय। क्या कहते हैं उसे, अप्रमेय। डी विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न हो गया। चलो भैया 13वां देख लो आप। वाक्य के भेद हैं, वाक्य के भेद हैं। रचना की दृष्टि से 3, अर्थ की दृष्टि से 8। ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं, तो सी विकल्प सही है। रचना की दृष्टि से 3 होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, चलो 13 हो गया। 14वां देख लो। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ए और बी दोनों स्त्री प्रत्यय। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और जो क्रिया के अंत में लगता है, ठीक है, क्रिया के अंत में लगता है उसे कहते हैं कृदंत। ठीक है, चलो एक प्रश्न बनता है इन दोनों बातों में से, आगे आ जाओ। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वाक्य किस काल का है। वह आए तो मैं जाऊं, किस काल का वाक्य है। 15वां प्रश्न है, काल बताना है। वह आए तो मैं जाऊं, बताओ। हेतु हेतुमत भविष्य, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत, तात्कालिक वर्तमान। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह आए तो मैं जाऊं, जब दो क्रियाएं होती हैं तो एक क्रिया दूसरे से जुड़ी होती है, वहां होता है हेतु हेतुमत। ठीक है, और भविष्य की बात हो रहा है तो हेतु हेतुमत भविष्य हो गया। चलो अगला देखो,
वाच्य के भेद कितने हैं? तो वाच्य के भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता वाक्य में है, मुझसे बैठा नहीं जाता वाक्य में है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य सभी। तो भाववाच्य है। ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तुमसे उठा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता। तो इस तरह के नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य भाव को बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर होता है भावात्मक, भाववाच्य। ठीक है। भाववाच्य से ही प्रश्न आता है अधिकांशतः, आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 17वां प्रश्न हो गया। 18वां सकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया के साथ में कर्म रहता है वो सकर्मक होती है, कर्म नहीं होता है। सोना, रोना, पढ़ना, हंसना। तो ये अकर्मक, ये अकर्मक, ये अकर्मक। पढ़ना सकर्मक है, पढ़ने के साथ कोई न कोई कर्म होगा, पुस्तक पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, गणित पढ़ता है, और इनके साथ कोई कर्म नहीं है। ये हंसना, क्या क्या हंसता है? क्या का उत्तर लगाओगे तो उत्तर आएगा क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो सकर्मक होगा क्या के उत्तर में। विशेषण की अवस्थाएं बताइए। 2, 4, 5, 3। बहुत शानदार प्रश्न है। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था, ठीक है, मूलधन अवस्था, मूल लिख सकते हो अलग अलग, अवस्था अलग। मूलावस्था दूसरी, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरी उत्तमावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। ठीक है। ये होती है विशेषण की तीन अवस्थाएं। ठीक है। 19 हो गया। अब देखो 20वां प्रश्न। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? जब खुद को बोध कराने वाला सर्वनाम होता है तो वहां होता है निजवाचक। आप भला तो जग भला, कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? निजवाचक। ठीक है। आप, अपने आप का संबोधन हो रहा है। अगला है सूर्य का पर्याय नहीं है, नहीं पूछा गया है। सविता, कलानिधि, पतंग, अंशुमाली। बताओ सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न है। सूर्य का पर्याय नहीं है, बताओ। तो सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है इसमें? सूर्य का पर्याय नहीं है कलानिधि। ठीक है। कलानिधि काय का है? चंद्रमा का। और बाकी सूर्य के हैं। सविता बहुत आता है, ये आता है, ये भी आता है। ठीक है। तो 3 सूर्य के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। एकदम नंबर 1 वाले प्रश्न है, नंबर 1 वाले। ठीक है। लोटा, जूता, चिड़िया आदि शब्द हैं। लोटा, जूता, चिड़िया आदि शब्द हैं। तद्भव, विदेशज, देशज, संकर। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न। तो ये सभी देशज हैं। कैसे हैं ये? देशज, जिनका जन्म देश में हुआ है। देश धन ज, देश में जन्मे हैं, लेकिन जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत पता नहीं है, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। अगला है असंगत है। असंगत पूछा जा रहा है। क, श, अ, क्ष, त, र, अ, त्र, श, र, अ, श्र, ज, य, अ, ज्य। बताओ कौन सा असंगत है? ये संगत है, ये भी संगत है, ये असंगत है। स, इसमें क्या आएगा? ये आएगा श। ठीक है। ये दंत्य स नहीं आएगा, यहाँ असंगत है। ठीक है। तो इनमें से एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा, इन 4 में से। ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये चारों आप नोट कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक। चलिए 23वां हो गया। अगला देखो 24वां। घोष वर्ड नहीं है। घोष का मतलब सघोष। घोष वर्ड कौन सा नहीं है इनमें से? ये आपको देखना है, घोष वर्ड कौन सा नहीं है। 23वां प्रश्न है, बताओ घोष वर्ड कौन सा नहीं है? घोष वर्ड नहीं है। घोष वर्ड नहीं है। स्वर घोष होते हैं, ह घोष है, ये भी घोष है। ये घोष वर्ड नहीं है। स घोष वर्ड नहीं है। ठीक है। तो 24 का अघोष। अगला देखो
अशुद्ध वर्तनी है। प्रदर्शनी, द्वारका, कैलाश, अहल्या। तो कैलाश की शुद्ध वर्तनी होगी कैलाश, ठीक है, ये अशुद्ध है। चलिए 25 हो गया। 26 गो का अर्थ है। गो का अर्थ क्या है? अनेकार्थी शब्द है। गो का अर्थ स्वर्ग है, बाण है, सरस्वती है, ये सभी है। तो गो का अर्थ उस दिन हमने आपको अनेकार्थी शब्द कराए थे और गो उसी में से है, ये सभी है इसमें, ठीक है। असंगत युग्म चुनिए। विलोम, असंगत युग्म चुनना है। उद्धत का विनीत होता है, क्षणिक का नश्वर होता है, बसंत का पतझड़ होता है, श्री गणेश का इतश्री होता है। तो असंगत कौन सा है? ये है। क्षणिक का नश्वर, क्षणिक और नश्वर तो एक ही बात है। क्षणिक का होता है शाश्वत, ठीक है, शाश्वत, ठीक। तो ये बाकी सब संगत हैं, ये है असंगत। 28वां देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, बताओ। शुद्ध पूछा है, शुद्ध पूछा है, या बंदूक तो ऐसे कर लो पहले। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। मैं गाने का रियाज कर रहा था, कर रहा हूँ। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। गलत प्रिंट हो गया है भैया जी, कर रहा हूँ होना चाहिए या हूँ, ठीक। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, ठीक है। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो कौन सा शुद्ध है? अब देखो शुद्ध है वो चयन कर लो, बाकी 3 अशुद्ध होंगे। तो शुद्ध कौन सा है इनमें से? देखो शानदार है, एकदम जानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बंदूक, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये अशुद्ध। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, अशुद्ध। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, अशुद्ध। अब देखो बंदूक अस्त्र नहीं होती है, शस्त्र होती है। एक बात, गीत की लड़ियां नहीं होती हैं, कड़ियां होती हैं, ठीक है, कड़ियां, कड़ी, लड़ी नहीं होती है। उन सौभाग्यवती कन्या नहीं होती है, सौभाग्यकांक्षिणी होती है। विवाह के बाद सौभाग्यवती होती है, सौभाग्यकांक्षिणी, ठीक है। सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्य धन आकांक्षिणी, सौभाग्य चाहने वाली, सौभाग्यवती होती है विवाह के बाद। अगला है, कामायनी में अंतिम सर्ग का नाम क्या है? ये साहित्य का प्रश्न है। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी का पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है, ठीक है। सब विकल्प सही है और कुल सर्ग 15 हैं। कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं? 15, ठीक है। चलिए सी विकल्प हो गया। 30वां, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो अमृत राय ने लिखी है ये कलम की सिपाही जीवनी और प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद लम्ही में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान, उपन्यास सम्राट बन गए, लिखकर करुणामय गोदान, ठीक है। तो प्रेमचंद का है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित कलम का सिपाही, डी विकल्प सही है, ठीक है। चलो 30 हो गया। 31वां देखो, रचना और रचनाकार में कौन सा विषम संयोजन है? दीपशिखा, सुमित्रानंदन पंत, यही विषम है। दीपशिखा महादेवी वर्मा का है, राम की शक्ति पूजा निराला की है, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये तीनों संगत हैं और ये हो गया असंगत, ठीक है। 31, अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा की है? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा की है? तो इसकी विधा आत्मकथा है। कौन सी है विधा इसकी? आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, 32वां हो गया। 33वां देख लो, हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है, कोलकाता से निकला था। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत आती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत पग नग नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह पूछा जा रहा है। इसमें त्रिवेणी है, चिंतामणि है, रस सिद्धांत है या कुटज है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह त्रिवेणी, चिंतामणि, रस सिद्धांत या कुटज? बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। बताइए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, कौन सा विकल्प सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बताओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस सिद्धांत। अगला है एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ क्या है? एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ क्या है? समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, पात्र वेशभूषा और भाषा की एकता, समय स्थान और कार्य की एकता। बता दीजिए। एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ क्या है? संकलन त्रय, एकांकी एक अंक का नाटक, एक धन अंकी, त्रय का मतलब 3। एकांकी में संकलन त्रय कौन कौन से होते हैं? समय स्थान और कार्य। 1 नंबर समय, 2 नंबर स्थान, तीसरा नंबर कार्य। तो एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ क्या होता है? समय स्थान और कार्य की एकता। डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी। चलिए 36 हो गया। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं? निम्नलिखित में से किसने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं? बताओ। ये तो बहुत शानदार प्रश्न हो गया। मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। बताइए किसने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं? तो गीत मोहन राकेश ने नहीं, सुरेंद्र वर्मा ने नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं, जयशंकर प्रसाद ने हाँ। जयशंकर प्रसाद ने अपने गीत में, अपने नाटकों में गीत बहुत लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक परीक्षाओं के लिए चंद्रगुप्त, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, स्कंदगुप्त, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, सज्जन, ठीक, कौन सा? सज्जन, विशाख, कौन सा? विशाख, कौन सा? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। ये है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं ये, ठीक है। डी विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। 37वां हो गया, बस 37 ही प्रश्न है। 37 प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत जानदार प्रश्न। यदि इनकी पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें
चैनल का नाम प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। बहुत बढ़िया, शानदार। आज की क्लास इतनी ही, मिलेंगे फिर एक अच्छी क्लास के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें। क्लास को लाइक और शेयर करके अवश्य जाएं। राधे कृष्ण।